Hello student, in last class I had started household electricity, and in that portion I have discussed about the power transmission from various grid stations to consumers, and house wiring. There are two system of house wiring: tree system and ring system. Tree system in last class was discussed. Now in this class I will discuss ring system. रिंग सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार ट्री सिस्टम को रिवाइज करवा देना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों सिस्टम में इजीली ये डिफरेंशिएट कर सकें कि किस तरीके से रिंग सिस्टम ट्री सिस्टम से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हमने उसमें ये पढ़ा था ट्री सिस्टम में कि जैसे कि ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, सेम वैसे ही एक मेन फ्यूज़ होता है और मेन फ्यूज़ से अलग अलग ब्रांचेस। पहले हमें जैसा पता है कि वायरिंग में 3 वायर्स होते हैं हमारे पास, लाइव वायर जिसे फेज वायर भी कहते हैं, अर्थिंग का, और एक न्यूट्रल वायर। ठीक है, हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जो ट्री सिस्टम होता है उसमें ये तीनों वायर की एक ब्रांच एक रूम में, तीनों वायर की एक ब्रांच दूसरे रूम में, तीनों वायर की एक ब्रांच तीसरे रूम में, मतलब जितने भी रूम होंगे सब तक ऐसे ट्री से डिफरेंट ब्रांचेस के फॉर्म में ये वायर कनेक्टेड होते हैं। सभी ब्रांच के स्टार्टिंग में एक फ्यूज वायर लगा दिया जाता है, ताकि जैसे ही उसमें हमें डिसएडवांटेज होता है उस सिस्टम का कि एक फ्यूज स्टार्टिंग में लगा दिया जाता है, तो जब वो डिफरेंट ब्रांचेस अलग अलग रूम तक जाती हैं, तो जैसे मान लिया कि हमें कोई नया अप्लायंस कनेक्ट करना है, तो हम उस पर्टिकुलर ब्रांच से नहीं कर सकते, हमें एक नई ब्रांच लेनी पड़ती है। उससे हमें क्या, वायर का भी हमारा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, उसमें वायर का भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है कनेक्शन, या फिर उसमें हमें अलग अलग सॉकेट अलग अलग रेटिंग के लेने पड़ते हैं। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ मैं अभी इसलिए बता रही हूँ कि ताकि हम ये डिफरेंशिएट कर सकें कि ये सब जो वहाँ पर ड्रॉबैक्स थे ये हमारे रिंग सिस्टम में क्लियर हो जाते हैं। कैसे? रिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा मेन फ्यूज बॉक्स होता है 30 एम्पियर का, जो स्टार्टिंग में मीटर के पास लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्यूज बॉक्स जो कि है 30 एम्पियर का, 30 एम्पियर फ्यूज। ठीक है, इसमें से वही 3 वायर होंगे। एक तो सबसे पहले लाइव वायर, जिसे मैं यहाँ पर बना देती हूँ रेड कलर से। लाइव वायर में जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो फ्यूज होता है वो हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट होता है। इसका रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। इसके बाद न्यूट्रल वायर, जिसे कि मैं यहाँ पर ब्लू कलर से बना देती हूँ, और तीसरा अर्थिंग का, जिसे कि मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से बना देती हूँ। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जो भी वायरिंग होती है घर पर उसमें 3 वायर्स होते हैं, जिसमें से कि लाइव वायर तो करंट के लिए एंटरिंग पाथ का भी की तरह बिहेव करता है, और न्यूट्रल वायर एग्जिट की तरह, क्योंकि हमें पता है कि करंट एक क्लोज पाथ में ही फ्लो हो सकती है और जिनमें की पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो लाइव वायर यहाँ पर हाई पोटेंशियल पर होता है, जबकि न्यूट्रल वायर लो पोटेंशियल यानी 0 पर। ठीक है, ये तीनों वायर को अब क्या किया जाता है, जैसा कि इस सिस्टम का नाम है रिंग सिस्टम, तो इन तीनों वायर का एक कॉम्बिनेशन घर पर जितने भी रूम हैं मेन रूम तक होते हुए सारे वायर को एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट कर दिया जाता है। इन सारे ही द सिस्टम ऑफ वायरिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन फ्यूज बॉक्स, रन अराउंड ऑल द मेन रूम्स ऑफ हाउस एंड देन कम बैक टू द फ्यूज बॉक्स अगेन। इसको हम एक रिंग की फॉर्म में सारे ही वायर का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, जैसे कि ये लाइव वायर, इसको एक रिंग की फॉर्म में सारे रूम से होते हुए कनेक्ट करते हुए ऐसे एक रिंग की फॉर्म में लाएंगे और वापस से यहीं पर कनेक्ट कर देंगे। सेम ऐसे ही न्यूट्रल में भी करना है। न्यूट्रल में भी सेम यही चीज, रिंग की फॉर्म में सारे मेन रूम से होते हुए वापस से ये वायर यहीं पर आकर कनेक्ट कर देते हैं, और सेम ऐसे ही अर्थिंग का भी इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे हमें फायदा क्या होता है? एक्चुअली हमने एक 30 एम्पियर का फ्यूज लिया, यहाँ पर हमने एक कॉम्बिनेशन इन वायर का सारा रिंग की फॉर्म में यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया सारे रूम से होते हुए। अब
हम क्या करेंगे, हमें जो भी हमने सारे रूम से होते हुए इनको कनेक्ट कर लिया। अब हमें जो भी अप्लायंस यहाँ पर नया कनेक्ट करना है, हम इस रिंग से एक कनेक्शन लेंगे, उसे एक अप्लायंस से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा अप्लायंस हमें कहीं पर भी कनेक्ट करना है, इस रिंग से कनेक्शन लिया और उसे कनेक्ट कर दिया। तीसरा अप्लायंस जहाँ से भी कनेक्ट करना है वहाँ से कनेक्शन लिया और वहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमें जो ट्री सिस्टम में ये प्रॉब्लम होती थी कि बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती थी, अलग अलग रूम के लिए अलग अलग अप्लायंस के लिए एक अलग ब्रांच जा रही है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हम ऑलरेडी एक रिंग की तरह कनेक्ट कर चुके हैं। अब हमें अप्लायंस जहाँ पर भी कनेक्ट करना होगा उस रूम में बस हमें कुछ नहीं, वहाँ से एक वायर इस रिंग से कनेक्ट करना होगा और हमारा वो अप्लायंस वर्क करने के लिए प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ सकती है कि क्योंकि 30 एम्पियर का जो ये सिस्टम हमने बनाया है, इसमें स्टार्टिंग में 30 एम्पियर फ्यूज लगा है, ठीक है। यानी कि अब मान लिया हमें यहाँ पर एक ऐसा अप्लायंस कनेक्ट करना है जो कि कम रेटिंग के मतलब कम करंट कैपेसिटी का है, तो हमें इतने की जरूरत नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम जब उसे अलग से रिंग से कनेक्ट करेंगे तो हम वहाँ पर उस अप्लायंस के लिए एक अलग से फ्यूज लगा देंगे, ठीक है। अगर हमें कोई अप्लायंस जिसकी करंट कैपेसिटी अलग है तो उसको इस रिंग से कनेक्ट करते टाइम उसको पहले एक अलग फ्यूज लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे यहाँ पर एक फैन को कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक फैन है और मुझे उसको कनेक्ट करना है, ओके। तो वही जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फैन है, एक स्विच होना चाहिए। स्विच हमेशा हम किस में कनेक्ट करते हैं, हमेशा लाइव वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्विच हमें कनेक्ट करना होगा। पहले हम इस रिंग से एक लाइव वायर का कनेक्शन लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम इसका कनेक्शन जब हम लेंगे तो यहाँ पर उससे पहले हम एक फ्यूज यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। फ्यूज क्यों कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट का अलग अलग रेटिंग होगी। एक 30 एम्पियर का तो हमने स्टार्टिंग में कर ही दिया था। मान लिया इस फैन की जो भी करंट रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक फ्यूज कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट कर देंगे लाइव वायर में ही इस तरीके से। तो ये हमारा लाइव वायर का कनेक्शन हो जाएगा, ये फ्यूज, ये स्विच और इसको फैन से कनेक्ट कर देंगे लाइव वायर का। फिर इसके बाद जो रिटर्निंग पाथ के लिए ये किससे कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा अब न्यूट्रल से। तो यहाँ से रिटर्निंग पाथ के लिए एक वायर लेंगे हम इसी रिंग सिस्टम में, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अर्थिंग तो सब में कॉमन चल ही रही है। तो हमने क्या किया, हमें एक अप्लायंस कनेक्ट करना था, हमने एक ऑलरेडी एक हम वायर का कॉम्बिनेशन रिंग की फॉर्म में ले चुके थे। तो हमने एक उससे कनेक्शन लिया लाइव से और एक न्यूट्रल से और हमारा वो अप्लायंस कनेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने एक अलग से फ्यूज लगा लिया है। फ्यूज इसलिए ताकि क्योंकि इसका जो भी करंट कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फ्यूज यूज कर लिया। यहाँ पर स्विच एक लाइव वायर में लगा दिया है। इसी तरीके से हमें जो भी वायर कनेक्ट करना है, मान लिया हमें यहाँ पर कोई दूसरा वायर कनेक्ट करना है कुछ भी, तो हम ऐसे ही लाइव वायर से उसका एक कनेक्शन लेंगे। जो भी अप्लायंस है कोई भी हो सकता है वो, और उसका रिटर्निंग पाथ के लिए हम उसे किससे कनेक्ट कर देंगे, उसे हम कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल से। तो इस तरीके से हमें जो भी अप्लायंस कनेक्ट करना है, मान लिया कि हमें यहाँ पर एक लैंप कनेक्ट करना है, ठीक है। इस जगह पर एक लैंप कनेक्ट करना है इस रूम में, या यहाँ पर कोई भी एक है तो हम उसे लैंप कनेक्ट करना चाहते हैं, ये ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सेम वही प्रोसीजर, एक तो रिटर्निंग पाथ और एक एंटरिंग पाथ। एंटरिंग पाथ के लिए कौन सा वायर, लाइव वायर। तो लाइव वायर से एक कनेक्शन लिया हमने, ठीक है। उसके पहले हम एक फ्यूज लगा लेंगे। फ्यूज इसलिए ताकि क्योंकि हमें पता है सबका अलग अलग रेटिंग है, इससे हमें बाद में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या चीज होनी चाहिए, स्विच, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये है स्विच एस और ये है फ्यूज। और सेम वही रिटर्निंग पाथ के लिए कौन सा, इसको हम कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल से इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि हमें एक सॉकेट यहाँ पर लगाना है, तो सॉकेट का भी सेम वही प्रोसीजर, वही जो हमें करना है। हम जानते हैं सॉकेट में 3 प्लग होते हैं। सॉकेट है, इसमें 3 प्लग होते हैं, हमें पता है। एक बड़ा होल होता है जो कि अर्थिंग के लिए होता है और 2 उसके पास छोटे होल्स। तो इनमें से एक एंटरिंग पाथ के लिए एक तो जाएगा कहाँ से, एक जाएगा ये लाइव से। वही चीज यहाँ पर एक फ्यूज होगा सॉकेट के अकॉर्डिंग, जो भी हमें करंट रीडिंग का चाहिए। यहाँ पर बीच में स्विच होगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूज और ये स्विच। एग्जिस्ट के लिए हमें एक पाथ चाहिए क्योंकि करंट के लिए क्लोज पाथ चाहिए होता है,
तो यहाँ से एग्जिट के लिए हम इसका दूसरा वाला टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे इससे। ठीक है, अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग का ये है, तो अर्थिंग के लिए हमें किससे कनेक्ट करना है, ग्रीन वायर जो कि अर्थिंग का है, तो यहाँ से हम एक ग्रीन वायर से कनेक्शन लेंगे और इसको इस बीच वाले होल से कनेक्ट कर। तो इस तरीके से रिंग सिस्टम में ये फायदा होता है कि हमें जहाँ एक हमने पहले रिंग के कॉम्बिनेशन में एक वायर को पहले उस तरीके से कंबाइन कर लिया, एक पहले मेन फ्यूज लेकर वहां से एक रिंग की तरह तीनों वायर्स को हमने जोड़ लिया। अब हमें जो भी नया कनेक्शन लेना है उसकी करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग वहां पर एक फ्यूज लगाया और उसको इन वायर से कनेक्ट कर दिया। इससे हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने लास्ट टाइम पर पढ़ा हो तो लास्ट टाइम पे हमने ट्री सिस्टम पढ़ा था। ट्री सिस्टम में एक तो हमें ये प्रॉब्लम आती थी कि मान लिया अगर हम घर में कोई नया अप्लायंस इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है, किसी रूम में, तो अगर हमें किसी रूम में एक नया अप्लायंस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ट्री सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी कि वहाँ पर ब्रांचेज होती थी। अब एक ब्रांच में कोई एक फ्यूज को कोई भी करंट कैपेसिटी का लगा हुआ है, पर हमें उसकी करंट कैपेसिटी से ज़्यादा का अप्लायंस इंस्टॉल करना है, तो हमें क्या करना पड़ता था, स्टार्टिंग से एक नई ब्रांच लेनी पड़ती थी नए फ्यूज के साथ, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता था। पर रिंग सिस्टम में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई नया अप्लायंस इंस्टॉल करना है जिसकी करंट रेटिंग कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है, तो आप उसको यहाँ से उसका एक कनेक्शन लीजिए, उसके आगे इसके लिए एक करंट कैपेसिटी का फ्यूज लगाइए और उसे कनेक्ट कर दीजिए, तो हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो जाती है। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती थी कि क्योंकि वहाँ पर ब्रांचेस होती थी, एक रूम की अलग ब्रांच, एक रूम की अलग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एक रूम की अलग, तो जैसे वहाँ पर किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का मेन फ्यूज खराब हो गया तो उससे कनेक्टेड उस रूम में जितने भी अप्लायंस हैं, फैन, ट्यूबलाइट, जितने भी अंदर जो भी अप्लायंस कनेक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे वर्किंग में नहीं होंगे। ठीक है, तो अब लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर अगर किसी भी एक का फ्यूज खराब होता है तो उससे कनेक्टेड सिर्फ अप्लायंस पर ही फर्क पड़ेगा, वही नहीं चल पाएगा, बाकी सब तो अभी भी वर्किंग में है, वर्किंग पोजीशन में है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली भी जो भी डिसएडवांटेज था यहाँ पर भी रिड्यूस हो जाता है। तीसरी बात, हम ये बोलते थे कि ट्री सिस्टम में इतनी सारी ब्रांचेज हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो जो वायर कनेक्शन था वो एक्सपेंसिव होता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ वायर कनेक्शन भी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, चौथी, हम ट्री सिस्टम में ये बोलते थे कि हमें जैसे अलग अलग करंट कैपेसिटी के है ना जो सॉकेट चाहिए होते थे, सॉकेट हमें जो कनेक्ट करने हैं या प्लग कनेक्ट करने हैं तो डिफरेंट साइजेस के चाहिए होते थे डिफरेंट करंट कैपेसिटीज के लिए, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम सेम साइज के सॉकेट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बस हाँ ये है कि जैसे हमने सेम साइज के सॉकेट यूज किए तो बस ये कि उसका एक अलग से फ्यूज उसमें कनेक्ट कर दो तो हमें मेन मतलब जो भी करंट आ रही है उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको एक कोई सॉकेट यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, तो भले ही सेम साइज की हो, उनके आगे फ्यूज अलग अलग लगा दो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी रिंग सिस्टम में जो भी थी वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए हम अगर कहें तो हमारा ये वायरिंग सिस्टम ट्री सिस्टम से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा। इसके अलावा हम ये पढ़ ही चुके हैं कि हमारे घरों पे जितने भी हमारी कंट्री में जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर होती है। सारे के सारे अप्लायंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। हम लोग पहले इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल अरेंजमेंट से ये फायदा होता है कि अगर बहुत सारे बल्ब्स कनेक्ट हैं पैरेलल में, अगर कोई एक बल्ब है वो जो भी वो ग्लो कर रहा है उसका, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो अगर कोई एक बल्ब ऑफ है तो उसका दूसरे बल्ब पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो ग्लो करेगा अगर हमने उससे कनेक्टेड स्विच को ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये सब वायरिंग थी। अब जो हमने अभी तक ये पढ़ा है इस सिस्टम में कि हम हमेशा स्विचेस को और फ्यूज को लाइव वायर में लेते हैं। हमने कभी भी अभी तक न्यूट्रल वायर में स्विच या फ्यूज को कनेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका रीजन अब पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रीजन फॉर कनेक्टिंग द स्विच इन द लाइव और फेज वायर। ऐसा क्यों है कि हम हमेशा इसमें ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका रीजन हमें देखना है। देखते हैं, सबसे पहले हम दो केस लेकर चलते हैं। ठीक है, एक बार हम स्विच को लाइव में कनेक्ट करके देखते हैं और फिर एक बार हम उसे इसमें न्यूट्रल में कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, मान लिया कि हम एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट में एक बल्ब है। ठीक है, बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है स्विच से। ये स्विच लगा है लाइव वायर में। ठीक है, बल्ब का दूसरा टर्मिनल
जो कि कनेक्टेड है न्यूट्रल से। ओके, इस कंडीशन में ये स्विच ऑफ है। दूसरा हम सर्किट लेते हैं, वही स्विच कनेक्ट तो वही है लाइव में, इस बार हमने स्विच को ऑन कर दिया। ठीक है, देखते हैं हम इसमें क्या होता है। ये लाइव है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये बल्ब, ये स्विच, इसके दो टर्मिनल्स हैं अलग अलग जो कि कनेक्टेड है। हाँ, अब अगर हम इस कंडीशन में बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि इसमें जो अप्लायंस है ये स्विच के थ्रू लाइव, क्योंकि हम जानते हैं हाई पोटेंशियल है तो हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है। ठीक है, अगर हम इस पोजीशन में बात करें तो यहाँ पर स्विच कैसा है, ऑफ पोजीशन में। ऑफ पोजीशन में यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि जो अप्लायंस है वो भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अप्लायंस वर्क नहीं करेगा। मान लिया कि आपको अप्लायंस में कुछ भी खराबी है, कुछ भी वायर उसका कनेक्ट नहीं है, उसका कनेक्शन खराब हो गया है, आप उसको कुछ भी रिपेयर करना चाहते हो, तो अगर स्विच को आप ऑफ कर देते हो तो ऑफ करने से क्या होगा कि इस अप्लायंस का ये वाला टर्मिनल अब हाई पोटेंशियल से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये वाला तो है जीरो पोटेंशियल पर, तो दोनों टर्मिनल जीरो पर ही है, तो कोई हमें मतलब करंट का कोई चांस नहीं है, तो आप इसे रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि ये वाला अभी ऑन नहीं है तो ये लो पोटेंशियल और ये भी लो पोटेंशियल, यानी कोई करंट का हमारे पास कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है। ठीक है, अब क्या, जैसे ही आपने इसी फिगर में हम क्या करें कि अब स्विच ऑन है। स्विच ऑन है तो क्या है, सिंपली जब भी आपको जैसे स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पर से करंट आएगी लाइव से, बल्ब में से होते हुए न्यूट्रल, एक क्लोज पाथ मिलेगा और वो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो सिंपल बात थी। अब जैसे कि हम दूसरा फिगर लेते हैं, दूसरे फिगर में हम क्या करते हैं, दूसरे फिगर में हम अब जो स्विच है उससे लाइव के साथ कनेक्ट ना करके अब हम कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल के साथ। हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। न्यूट्रल और लाइव सेम यहाँ पर, ये तो अभी स्विच ऑफ है, अब हम इसको, ये तो लाइव और जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में है और इसे हमने कनेक्ट किया है न्यूट्रल से। अब क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो इस वाली पोजीशन में क्या है, स्विच ऑन में है। स्विच ऑन में है यानी कि करंट जाएगी लाइव से होते हुए न्यूट्रल में जाएगी। ठीक है, करंट फ्लो होगी और इसके बाद करंट फ्लो होगी तो बल्ब ग्लो करेगा। ओके, इस वाली कंडीशन में देखते हैं, इसमें क्या है कि जब ये स्विच ऑफ होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी बल्ब में से, और कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सेम वर्किंग है। यहाँ पर भी हम जब स्विच को ऑफ रख रहे थे तो स्विच को ऑफ रखते टाइम करंट फ्लो नहीं हो रही थी, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। पर जैसे ही आपने करंट, दोनों ही केसेस में जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो करंट फ्लो होगी और बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो दोनों ही वर्किंग सेम हो रही है। फिर आगे प्रॉब्लम क्या आती है स्विच की पोजीशन को लेकर। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हम यहाँ पर बात करें इस केस में जब स्विच ऑफ था तो ऑफ होने पर जो बल्ब था, मान लिया कि हमें बल्ब का कुछ वायर है वो टूट गया है, कुछ ब्रेक हो गया है, कनेक्शन लूज हो गया है, हमें रिपेयर करना है। हम कभी ऐसी अगर पोजीशन आ जाती है हमारे साथ, ठीक है, तो हम स्विच ऑफ करके वर्क करेंगे, ये तो हमें पता ही है। अब जब हम इसमें स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब का एक टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पर, दूसरा टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पर, देयर इज नो चांस ऑफ फ्लोइंग ऑफ एनी करंट, सो हम एकदम सेफ हैं। पर इस कंडीशन में जब हम देखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे मान लिया स्विच ऑफ है ना, अब स्विच ऑफ है और ठीक है स्विच ऑफ है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। पर इस कंडीशन में क्या है कि अभी भी जो बल्ब है, बल्ब का एक टर्मिनल तो कैसा है, हायर पोटेंशियल पर कनेक्ट है और दूसरा टर्मिनल तो जीरो पोटेंशियल पर है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे रिपेयर करना चाहते हो, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पर है, तो जैसे ही आप इसे टच करोगे तो करंट को एक पाथ मिलेगा, कौन सा, हाई पोटेंशियल से होते हुए हमारी बॉडी के थ्रू उसे एक पाथ मिल सकता है, तो करंट फ्लो हो सकती है। यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर करंट आएगी कहाँ से, हाई पोटेंशियल है ही नहीं, ये भी जीरो क्योंकि सर्किट ब्रेक है और ये वाला दूसरा भी जीरो। पर यहाँ पर दूसरा टर्मिनल अभी भी हाई पोटेंशियल पर है, भले ही स्विच ऑफ है तो क्या हुआ,
तो ये हाई पोटेंशियल पर है। जैसे आप इसे टच करते हो यहाँ से रिपेयर करने के लिए, तो हाई पोटेंशियल से करंट को एक बंद पाथ मिलेगा हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए। तो हो सकता है कि करंट से हम जो भी हैं हमें वहाँ पर हम सेफली काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसे हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए एक रिटर्न पाथ मिल जाएगा हाई से लो पोटेंशियल। तो इसीलिए कभी भी स्विचेस को न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि न्यूट्रल में कनेक्ट होने से भले ही स्विच को ऑफ कर दिया जाए, लेकिन अभी भी जो अप्लायंस है उसका दूसरा टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर रहता है। ठीक है, हाई पोटेंशियल पर रहने पर जैसे ही आप उसे टच करते हो तो करंट तो हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है, उसे सिर्फ क्लोज पाथ चाहिए, चाहे वो कोई भी क्लोज पाथ हो, तो हाई से होते हुए हमारी बॉडी के थ्रू वो फ्लो कर सकती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि स्विच कहाँ पर कनेक्ट हो, लाइव वायर में। ठीक है, सेम ऐसे ही रीजन होता है फ्यूज का। हमने अभी तक ये भी देखा है कि जो फ्यूज है, फ्यूज को भी हम हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। ऐसा क्यों होता है, हम स्विच को भी क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट रीजन फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज इन लाइव वायर, क्यों हम करते हैं। अगर हम जानते हैं द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर, व्हाई। इफ द फ्यूज इज पुट इन द न्यूट्रल वायर, अगर हम इसे न्यूट्रल वायर में रख देते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही करंट एक्सेस आएगी, फ्यूज का काम ही क्या होता है, करंट जैसे ही एक्सेस आएगी कनेक्शन ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही करंट एक्सेस में आएगी तो फ्यूज क्या होगा, वो तो बर्न हो जाएगा, वो न्यूट्रल में है, फ्यूज तो बर्न हो गया, ठीक है, करंट भी स्टॉप हो जाएगी क्योंकि कनेक्शन ब्रेक। पर अभी भी जो अप्लायंस कनेक्ट है वो किस पर है, हाई पोटेंशियल पर। सेम इसी की तरह मान लिया ये यहाँ पर हम फ्यूज लगा रहे हैं, अब मान लिया जैसे ही हाई करंट आई तो फ्यूज तो क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर ब्रेक, कनेक्शन खत्म, सेम वही जैसे स्विच ऑफ था। पर अभी भी जो अप्लायंस है वो तो हाई पोटेंशियल पर है ना, तो हाई पोटेंशियल पर है, अगर कोई भी पर्सन उसे टच कर लेता है तो ही मे गेट अ शॉक एज द पर्सन विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द लाइव वायर थ्रू द अप्लायंस। तो सेम लॉजिक जो स्विच के साथ था वैसे ही फ्यूज वायर के साथ है यहाँ पर, कि इसको इसमें कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है, हम सब जानते हैं कि अर्थिंग बनाने का रीजन क्या होता है। हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी कहीं से भी करंट लीक हो रही है, एक्सेस करंट आ रही है, तो वो उस अर्थिंग वायर से होते हुए अर्थ में चली जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो वो वायर है वो उस करंट को एक बहुत ही अच्छा कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करे, तभी वो उसमें से जा सकता है। तो अर्थिंग कैसे की जाती है, इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अर्थिंग में क्या होता है कि जब अर्थिंग की जाती है तो इसके लिए 2 से 3 मीटर का एक डीप होल किया जाता है, 2 से 3 मीटर का। ठीक है, ये होल किया जाता है ग्राउंड में, और एक कॉपर रॉड को, ये है कॉपर रॉड, एक कॉपर रॉड को एक होलो जो इंसुलेटिंग पाइप लेकर, ये जो ब्लू कलर से यहाँ पर शो किया गया है, ये एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप में से एक कॉपर रॉड को यहाँ पर प्लेस करते हैं और फिर इसको अंदर की तरफ इस होल में होल तक इतना लंबा कॉपर वायर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इस कॉपर वायर के एंड में एक कॉपर प्लेट कनेक्ट की जाती है, जिसकी जो डायमेंशंस होती है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है कि मतलब ये जो कॉपर प्लेट है, इसको जब ग्राउंड में बरी किया जाता है नीचे यहाँ पर डीप में, तो इसके चारों ओर चारकोल का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ चारकोल। ठीक है, और यहाँ पर टाइम टू टाइम इसमें है ना वाटर को डाला जाता है इस पाइप के थ्रू। क्यों, क्योंकि वाटर क्या करता है कि इस प्लेट और ग्राउंड के बीच में कंडक्टिंग लेयर को बनाए रखता है। ठीक है, हम जानते हैं अगर हम अर्थिंग वायर कनेक्ट कर रहे हैं, अर्थिंग यानी कि वो वायर जिसमें से कि करंट जैसे ही एक्सेस होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें से करंट होते हुए अर्थ में चली जाए। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब करंट को यहाँ पर एक कंडक्टिंग पाथ मिले। अगर इंसुलेटिंग पाथ होगा तो करंट वहाँ क्यों जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए कॉपर का इतना मोटा नीचे प्लेट कनेक्ट किया जाता है और इसके चारों तरफ चारकोल रखा जाता है और इसमें हमेशा इसको पानी से इसमें टाइम टू टाइम डाला जाता है, ताकि यहाँ पर हमेशा एक कंडक्टिंग लेयर बनी रहे।
करंट को जब भी एक्सेस करंट आए तो उसको ये पाथ मिले, ठीक है। तो एक्सेस पाथ मतलब जब उसको ये कंडक्टिंग पाथ मिलेगा तो करंट इसी से होते हुए अर्थ में चली जाएगी। तो ये अर्थिंग करने का तरीका होता है। ये जो कॉपर वायर है इसका अपर एंड को कनेक्ट कर देते हैं जो भी हमारा मीटर होता है उससे, ठीक है। हम जानते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो घरों पर इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, ठीक है। अब जो अप्लायंस होते हैं इनसे जो अर्थिंग की जाती है, अप्लायंस के भी पहले अर्थिंग की जाती है। तो हमें पता है कि जो अप्लायंस बने होते हैं मेटल के होते हैं, तो इनके मेटल के ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर मतलब उसको पेंट कर दिया जाता है, ब्लैक पेंट। जैसे कंप्यूटर में भी आप CPU या UPS देखोगे तो उसके ऊपर ब्लैक पेंट होगा। क्यों होता है? उस ब्लैक पेंट से क्या होता है कि उस पूरा जो मतलब जो भी वो अप्लायंस है उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर आपने फॉर्म कर दी। इंसुलेटिंग लेयर होने से क्या होगा, अगर आप उसे टच करोगे तो आपको कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि वो इंसुलेटिंग लेयर है। पर क्या होता है भाई, हमने सब इतना सारा काम कर दिया, इंसुलेटिंग लेयर भी है, फिर भी हमारे प्रोबेबिलिटी होती है करंट आने की। क्यों? जैसे मान लिया कि जब जो अप्लायंस है उसे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब वो काफ़ी टाइम से बहुत पुराना अप्लायंस हो चुका है, तो वो जो पेंट होता है ऊपर का इंसुलेटिंग लेयर, अगर वो किसी भी तरीके से वहाँ से हट जाए, तो अगर वो इंसुलेटिंग लेयर वहाँ से हट जाती है तो क्या होता है कि जैसे ही आप उसे टच करोगे तो करंट को आपकी बॉडी के थ्रू होते हुए एक क्लोज पाथ मिलेगा और हो सकता है आपको करंट लग जाए, ठीक है। ये हो सकता है। तो इसीलिए उसको अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर वहां से इंसुलेटिंग लेयर हट भी जाती है, वो ब्लैक पेंट जो आपने किया हुआ है वो अगर किसी तरीके से हट भी गया है, तो जैसे आप उसे टच करो, एक्सेस करंट आ रही है, तो करंट को हमारी बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा बेस्ट पार्ट, अगर अर्थिंग होगी घर पे तो ज्यादा अच्छा कंडक्टिंग पाथ कौन सा मिलेगा, अर्थिंग वाला। तो करंट हमारी बॉडी में से ना होते हुए उस अर्थिंग वायर में से होते हुए अर्थ में चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अर्थिंग की जाती है, ये बेस्ट कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करती है करंट को। अगर कहीं से भी एक्सेस करंट आ रही है तो ये उस अर्थिंग वायर के होते हुए अर्थ में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में एक और चीज जो बतानी बाकी है वो कलर कोडिंग। कलर कोडिंग सिंपल कुछ नहीं, एक्चुअली जो पहले लाइव और न्यूट्रल और अर्थ वायर है, इन तीनों के लिए अलग अलग कलर यूज किया जाता है कि ताकि जब इलेक्ट्रिशियन उस पर वर्क करें, बाद में कभी डैमेज हो जाए, कभी कुछ रिपेयरिंग करनी है, तो आपको पहचानने में आसानी हो कि ये हाई पोटेंशियल का है, ये लो पोटेंशियल का है, या ये अर्थिंग का वायर है। तो पहले के टाइम पर लाइव वायर को रेड कलर लिया जाता था। हम टॉपिक लिख लेते हैं अपना, कलर कोडिंग। ओल्ड कन्वेंशन में अगर हम देखें तो ओल्ड कन्वेंशन में जो लाइव वायर होता था और न्यूट्रल और अर्थिंग, तो ओल्ड में तो जो लाइव होता था उसे लेते थे रेड कलर से, न्यूट्रल को लिया जाता था ब्लैक कलर से और अर्थिंग को लिया जाता था ग्रीन कलर से पुराने टाइम पर अब जो जनरली लाइव वायर को यूज किया जाता है वो लेते हैं रेड ना लेकर थोड़ा सा ब्राउन कलर में लेते हैं उसे, ठीक है। न्यूट्रल वायर को लिया जाता है लाइट ब्लू, एकदम लाइट ब्लू, और जो अर्थिंग को लिया जाता है वो या तो येलो या फिर वही ग्रीन। तो हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हमने जो डिफरेंट हाउस होल्ड वायरिंग, उसके अलग अलग दो टाइप से हम जो कर सकते हैं वो अर्थिंग, स्विचेस के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक।